बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन और अभी थोड़ी देर पहले आप लाइव अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिज़ा फरमा रहे थे और थोड़ी देर पहले ये टिकट चले कि फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से मैं होश रुबा इंकशाफात करने वाला हूँ और सच बोलने वाला हूँ और मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा और इस वजह से आके मैं मीडिया के सामने आके पूरी कौम को बताऊंगा कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ। तो जो तवक्कुआत थी कि पता नहीं क्या सच बोलेंगे, किन चेहरों को बेनकाब करेंगे, क्या बातें सामने आएगी, और उसके बाद जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और शुरू जहाँ से उन्होंने किया, मैं तो उनकी टोन सुन के हैरान था कि जब उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो सकता है कि मुझे भी कत्ल करवा दिया जाए, लेकिन मैं दौलतमंद आदमी हूं और अगर मुझे कोई कत्ल करवाता है तो मुझे पता है कि कौन लोग मुझे कत्ल करवाएंगे और उनके नाम मैं दे चुका हूं और उसके लिए मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका हूं और मेरे कत्ल के 3 से 5 घंटे के अंदर वो लोग भी कत्ल हो जाएंगे। ये फैसल वाडा ने इस तरह से आगाज किया। पता नहीं ये फिल्म थी, ड्रामा था, क्या था। मेरा तो ख्याल है कोई टाइटल्स चलने चाहिए थे इससे पहले। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का हो रहा है कि यहां पर एक सहाफ़ी कत्ल हुआ है, एक इंसान कत्ल हुआ है, एक बाप कत्ल हुआ है, एक बेटा कत्ल हुआ है, एक भाई कत्ल हुआ है, एक शौहर कत्ल हुआ है, एक आदमी जिसके साथ नजरियाती तौर पे या सहाफती तौर पर मैंने अक्सर इख्तलाफ किया अपने लाइव टेलीविजन टॉक शोज में। उनका जो भी नजरिया था उससे वो अपनी जगह पर इख्तलाफ था और एक रिस्पेक्ट थी। जब भी मैं जितनी दफा भी अरशद शरीफ साहब से मिला, एक एहतराम का रिश्ता था, बावजूद इसके कि बहुत सारे इश्यूज पर उनकी एक डिफरेंट लाइन होती थी, मेरी एक डिफरेंट लाइन होती थी। और फिर मैं उन लोगों को देखता हूं जो अरशद शरीफ के, मैं फैसल वाडा साहब कई दफा गए होंगे अरशद शरीफ साहब के शो में, और मेरा भाई है और मेरा ये है और मेरा वो है, और फिर इस तरह के इंसिडेंट्स को बुनियाद बनाकर क्या करने की कोशिश करते हैं? आप अपनी सियासत करने की कोशिश करते हैं। आप इस मुल्क के अवाम को बेवकूफ समझते हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं राब्ते में था और ये फोन जो है इसके फोरेंसिक्स करा ले, मेरे पास मौजूद हैं और उसके बाद पता लग जाएगा कि साजिश के प्लेयर्स कौन है और वो साजिश के प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और शवाहिद सिर्फ या MI से शेयर करूंगा या ISI से शेयर करूंगा। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसीज है हमारे मुल्क की, मैंने तो पहले भी कहा है बड़ी दफ़ा। उसके अलावा मेरा किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन फिर अरशद शरीफ के कत्ल को जोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से और ये बोला कि इस लॉन्ग मार्च में बहुत सी लाशें गिरने वाली हैं और मैं उनको बचाना चाहता हूं, पाकिस्तानियों को बचाना चाहता हूं। आप उन्हें बचाना चाहते हैं या आप अपनी नाअहली खत्म करवाना चाहते हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं ना, बेवकूफ मत समझे। और मुझे सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि आप अपने सियासी बयानिए को किसी भी हद तक कहां पे जैसे भी बात करना चाहते हैं आप करें। सियासत के दिल नहीं होता, ये मुझे मालूम है। बहुत सारी और शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मैंने बहुत बेहिस देखा है, हमारे इर्द गिर्द मैंने बहुत बेहिसी देखी है इस मुआशरे में। लेकिन आप किसी की मौत पे तो ऐसे ना करें। आप अपने पर्सनल स्कोर्स विद इन द पार्टी सेटल करने की कोशिश तो ना करें। अगर आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ज़ाती इख्तलाफात हैं, और इमरान खान, मुझे पता है कि PTI में धड़ेबंदी है, फैक्शंस बहुत सारे बने हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इमरान खान ये भी मैं जानता हूं कि थोड़े कानों के कच्चे हैं, जिन लोगों को अपने करीब रखते हैं फिर उन्हीं की आंखों से देखते हैं और उन्हीं के कानों से सुनते हैं। और अगर आप उससे डिप्राइव्ड फील कर रहे थे, इमरान खान की कुर्बत से महरूम थे चंद लोगों की वजह से, तो आप इस इंसिडेंट को बुनियाद बना के उनके साथ स्कोर सेटल करने की कोशिश करें तो ये ज्यादती ना सिर्फ अरशद शरीफ के साथ है, उसकी फैमिली के साथ है, बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ है जो इस वक्त गमज़दा है अरशद शरीफ की शहादत की वजह से। तो ये आपको नहीं करना चाहिए था। आपने एक माहौल बनाया, मैं पता नहीं क्या बताने वाला, फिर कुछ भी नहीं बताया और सिर्फ सियासी गुफ्तगू करके आप चले गए। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले एंड टुवर्ड्स द एंड, जब सहाफियों ने अपने सवालात की पटारी खोली है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल चुकी थी। आप निकलना चाहते थे वहां से किसी तरह से, और बातें आप अजीब कर रहे हैं कि मैं दुलेर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं और मैं सच बताऊंगा, और फिर आप बोलते क्या हैं? तो प्लीज
मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इंक्लूडिंग पीपल लाइक फैसल वाडा, कि इस इशू पर कम से कम सियासत मत करें, इंसाफ होने दें, इंसाफ की बात होने दें, तहकीकात होने दें, तहकीकात होनी चाहिए। यह कोई मजाक नहीं है, एक बंदा शहीद हुआ है, जो पस मंजर है वो सबके सामने है, उस पस मंजर को भी सामने रखते हुए उसके मुताबिक तहकीकात होनी चाहिए। और अभी जो सिचुएशन है, अगर मैं आपसे शेयर करूं, जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ वर्जन्स हो गए हैं। अब अरशद शरीफ साहब के साथ जो इंसिडेंट पेश आया कीनिया के अंदर, उसमें पहला जो था वो तो वैसे ही अनबिलीवेबल था। उन्होंने कहा जी कि वो साइड से गाड़ी ले चली गई और पीछे से हमने फायर खोल दिया। अब पुलिस को लगा कि यार इस वर्जन के साथ, वो कीनिया की पुलिस को लगा कि इस वर्जन के साथ तो हम चीज़ों को जस्टिफाई कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जिस गाड़ी का नंबर प्लेट, उस गाड़ी का जो नंबर था, नंबर प्लेट थी वो अरशद शरीफ की गाड़ी की, तो नंबर प्लेट नहीं थी। ये कीनिया के मीडिया ने बताया। फिर कीनिया के मीडिया ने यह भी बताया कि दोनों गाड़ियों की मेक भी डिफरेंट थी। फिर कीनिया के मीडिया ने यह भी बता दिया कि वो बच्चा भी पहले बाजियाब हो चुका हुआ था अरशद शरीफ के इंसिडेंट से पहले, तो ये कौन से बच्चे को बाजियाब कराने की कोशिश कर रहे थे। फिर कीनिया के मीडिया ने इस पर भी बात की कि कोई एसओपीज फॉलो नहीं हुए इस इंसिडेंट में। अगर आपको लग भी रहा था कि उस गाड़ी में एक बच्चे को अगवा करके ले जाया जा रहा है, चोरी की गाड़ी है, तो आपको एसओपीज फॉलो करने थे। अगर बच्चा अंदर है, आप कैसे 9 गोलियां चला सकते हैं? आप कैसे सिर्फ टायर बर्स्ट करने के बजाय पूरी गाड़ी पे फायरिंग कर सकते हैं? फिर कीनिया का मीडिया ये बात कर रहा है कि ड्राइवर मिरेक्युलसली बच जाता है, उसे तो कुछ हुआ ही नहीं, और साथ सीट पर बैठे हुए अरशद शरीफ के सर पे गोली लगती है, कंधे या सीने पर एक गोली लगती है और उसकी शहादत हो जाती है। तो ये भी अजीब बात। ये सारी बातें कीनिया का मीडिया कर रहा है, ये सारी बातें वहां के लोग कर रहे हैं। अब नया वर्जन आ गया, एक और वर्जन आ गया। जब दाल में कुछ काला होता है ना, ये मैं एज ए क्रिमिनल लॉयर आप लोगों को बता रहा हूं, 16 साल हो गए मुझे फौजदारी की वकालत करते हुए। तो फिर एक इंसिडेंट के कई वर्जन्स आते हैं, ए बी सी, उससे पता लगता है कि असल हकीकत कुछ और है। अब दूसरा वर्जन ये आया है कीनिया की पुलिस की तरफ से कि उन्होंने देखा है कि पहले वर्जन को तो हम जस्टिफाई कर ही नहीं पा रहे, तो उन्होंने कहा जी कि पहले अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सवार थे उससे फायरिंग हुई थी पुलिस एहलकारों पर, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकारों ने वापस फायरिंग की, जिसके नतीजे में अरशद शरीफ की शहादत हुई। अब ये बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू स्टोरी है। ये 3 दिन बाद आपको याद आ रहा है। पूरी दुनिया की नजरें हैं इस केस के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस में बात हो रही है, नेड प्राइस का बयान आ गया है, पाकिस्तान में लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं इस इंसिडेंट की वजह से। सुबह शहीद का जनाजा है, पूरी मुल्क से लोग जो हैं वो जनाजे के लिए जाना चाह रहे हैं। मुझे जाती तौर पर बचपन के दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं जिनसे राब्ता ही नहीं था पिछले 20 साल से कि यार हम अरशद शरीफ के जनाजे पे जाना चाहते हैं, कब है, कहां है, तुम जाओगे, तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। मुझे मैं हैरान हूं। तो इतना बड़ा एक वाकया हो गया है, इंसिडेंट हो गया है, पूरी कौम उसमें हिल गई है। तो उसके जो असल हकायक है वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे अर्ज करूं कि 2-3 ट्वीट्स तो मेरे पास कीनिया के सहाफियों के हैं जिसमें वो इस वाकये के हवाले से कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं लग रहा कि सच क्या है, लेकिन क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि मुझे कीनिया से ज्वाइन किया वहां के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट साइरस उम्बाटी ने, तो हम बराह रास्त उनसे बात। मिस्टर उम्बाटी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैन यू हियर अस? Yes, sir. Thank you so much. Mr. Umbati, my question to you is that this incident that has taken place in Kenya, as a result of which a renowned Pakistani investigative journalist, Mr. Arshad Sharif, lost his life, the entire nation, Pakistani nation, is in a state of shock. And we're hearing different versions of this incident from Kenya. First, there is one version, then another version, then a third version, and we do not know what the truth is. People really want to know in Pakistan that what the truth is. What actually happened to Arshad Sharif? Who is involved behind his assassination? So you are there covering this incident as an investigative criminal reporter. Can you please share the details with us? How did the incident actually happen there? Well, thank you so much for having me on this show. What we're gathering is that Mr. Sharif and his driver, Mr. Kumar, they were leaving some shooting range, which is owned by Mr. Guram's brother. On the point where they were shot, there were police officers who were waiting, apparently because there was an alleged carjacking incident that had happened in Nairobi.
The place where the incident happened is around 50 kilometers away from the CBD Nairobi. On reaching at the point where the police had erected some makeshift roadblock, the driver didn't stop up, according to police. He drove over a makeshift stone roadblock which had been formed at the site. This now prompted the police to shoot at them, whereby they injured Mr. Sharif fatally and deflated the right tire of the four-wheel drive they had. But Yes, the sir. driver didn't Okay. stop. Yeah. He drove ahead. For almost 20 kilometers. That's when he stopped, and by then Mr. Sharif had bled to death. Right. But the first version of the incident that was reported by the Kenyan media and that was reported by the police was that the car in which Mr. Sharif was traveling did not stop. And then the police opened the fire. But now we're hearing another version by the Kenyan police that there was firing from the car on the police, and as a result of which the police opened fire on the car. Is that correct? This is what the police is saying right now. Yes, there's one of the police officers who were manning that roadblock. So one of the officers has come out to say that he was injured. He was shot from the direction of the car which Mr. Sharif was driving, and he was injured on the left palm of his hand, rather. So he was taken to the hospital. The Yes. shooting is the one So which as- prompted. Is the one as- which. as is a- the one which prompted. as a criminal- the As an investigative journalist, you've been working in Kenya for quite some time, and as an investigative journalist, you've been covering different stories related crimes there. And I was looking at different incidents that have previously occurred in Kenya with different people who were foreigners and who were temporarily there. What is your gut feeling? Do you find something fishy in different versions of the police, and do you think that there's something fishy about this incident? Yeah, it raises so many questions because you see, naturally, if you have been shot from the side of the car, you will expect the police to have shot the driver to immobilize the car. But now they didn't shoot the driver; they shot the passenger, who was Mr. Sharif. Then now you see the car was in motion. I mean, somebody who's in motion at high speed, because it's a four-wheel drive car. You will not expect him to hit a policeman who was lying waiting for this car to arrive, unless you are a sharpshooter, and it was also in the darkness. There are so many questions that are being raised about this shooting, the so-called shooting of the police officers who are waiting for Mr. Sharif's car to arrive. So far, we know there's the agents which have taken over the investigations. There's a collaboration between Kenya and Pakistan. The Pakistan government has said they are sending a team here to join the investigation team. That's Yeah, the then that's now right. we can be able to know the truth, for sure. Yeah, that's right. In Pakistan, whenever there's a criminal incident that takes place, there's an FIR. The criminal case that is registered here, we call it an FIR, the first information report. I don't know what you call it in Kenya, but a criminal case has been registered there, number one. And number two, if a case has been registered, are there any arrests? For example, the policemen who were involved in opening the fire over the car in which Mr. Sharif was traveling, have they been arrested and being interrogated as yet? No arrest has been made so far. The police officers who were involved have been asked to surrender their weapons which they were using, the rifles they were using, which they have surrendered for ballistic analysis. Now this is the one will now tell whose gun was used, because we are told almost 8 bullets were fired at the car. So the investigators need to tell us No exactly rest. whose car was, whose weapon was used. Mr. Then, Ombati, no one more arrest, question. no One arrest, last. no arrest. All right, no rest. One last question. Now, the latest version of the police that the firing was first opened by somebody from within the car, and then the police opened the fire. Is there any recovery of a weapon from the car or the people who were traveling in the car other than Mr. Arshad Sharif? Any recovery of weapon on record? No recovery has been made. No recovery has been made so far, unless they do it later. But for now, nothing has been recovered, because the police searched the car. They didn't find any weapon by then.
Thank you very much, Mr. Cyrus Umbati, for updating us with the latest facts regarding Mr. Arshid's assassination. मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब हैं लाहौर स्टूडियोज़ में, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से अमीर मुकाम साहब हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। बुखारी साहब, आपने फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? मैंने सुनी नहीं है, उसके बारे में सुना है। अच्छा जी। फैसल वाडा साहब को तो सीरियसली हमने कभी पीटीआई में नहीं लिया, और वो जिस किस्म की उनकी पहले बातें थीं, एक ज़माने में जब जॉइंट वो पास हुआ था कि जहाँ पे एक्सटेंशन दी गई थी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, तो वहाँ पे उसे जूता उठाकर वो शो में रखा था। मैंने कहा ये बेइज्जती हमारी अफवाज की है। हमारी पार्टीज मिल के पहली दफ़ा एक काम कर रही थी जिसके अंदर हम लोगों की आपस में इतनी अपोजिशन है। उसके अंदर पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जो भी पार्लियामेंट में था, सब ने मिल के चीफ को एक्सटेंशन दी, और उस चीज़ को इसने गंदा किया। तो आई हैव नेवर टेकन हिम सीरियसली, ना सीरियसली लिया है, ना कभी सीरियसली लूँगा। उसकी बातों पे कभी किसी को वो करना नहीं चाहिए यकीन। अभी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है ना, उसका जिस्ट अगर मैं आपसे शेयर करूं तो वो कुछ ये था कि कुछ लोगों ने अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश की है और उन्होंने उसे मरवा दी है, और वो लोग पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं, और वो लोग चाहते हैं कि मज़ीद कुछ लाशें गिरें, खून बहे, और फिर इस सारी सूरत हाल को उन्होंने आपके लॉन्ग मार्च के साथ भी जोड़ा है। तो वो कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं? हौल वाला कुव्वत, अजीब बंदा है। अभी मैं खान साहब की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग को एड्रेस खान साहब ने किया है। खान साहब बड़े क्लियर हैं। खान साहब ने बोला है कि हमारा बिल्कुल पुरअमन मार्च होगा, ये हमारा एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, खामोश इनकलाब है, जो हम कानून के दायरे में रहकर और सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगा उसके मुताबिक हम करेंगे। अभी आप देखिए खान साहब इतना केयरफुल हो रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, और पिछली दफ़ा जब 25 मई को ये हुआ था, राना सनाउल्लाह ने जब सिविलियन कपड़ों में अपने गुंडे डाले थे, उस टाइम पे खान साहब ने क्यों मार्च रोकी? क्योंकि एक झगड़े का, एक तसादुम का ख़तरा बन गया था, और खान साहब खुद वहाँ पे पहुँचे उधर ब्लू एरिया में, और उन्हें सबको बोला इसको कॉल ऑफ कर। वो कहते हैं जी कि वो वापस आने के लिए तैयार थे, और जब इन लोगों को पता लगा कि वो वापस आने के लिए तैयार हैं तो उन्हें मरवा दिया गया। देखिए अरशद शरीफ का जो एक कत्ल हुआ है, उसको जो शहादत नसीब हुई है, वो एक तो मैं कहता हूँ गरीबुल वतनी की हालत में, अपने वतन से दूर, अपने बच्चों से दूर, और ये एक जोकर बैठ के इस किस्म की बातें कर रहे हैं। हकायक का उसको कख पता नहीं होगा, जो किसी ने उसको समझा दिया वो आके बैठ गया। पीटीआई में किन लोगों से इख्तलाफ है फैसल वाडा का? फैसल वाडा का तो बहुत सारे लोगों के साथ इख्तलाफ है। मैं उसकी बातों से एग्री नहीं करता हूँ, मतलब मैं ओपन टेलीविजन पे कह रहा हूँ, मैं उसकी बातों से एग्री नहीं करता हूँ, उसकी स्टेटमेंट से मैं एग्री नहीं करता हूँ। मतलब हमारे हर पार्टी के अंदर जोकर्स मौजूद है, ये हमारी पार्टी के अंदर एक जोकर है, और इसकी किसी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस टाइम पे बैठ के उसके ख़ानदान के साथ ताज़ियत करनी चाहिए। तदफीन तक हम लोगों को हर चीज़ वैसे करनी चाहिए जैसे उनके लवाकिन चाहते हैं। ये बातें उसके बाद की हैं। लेकिन जीएचक्यू ने रिक्वेस्ट की है फेडरल गवर्नमेंट को कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, और ये बड़ी अच्छी बात की है जीएचक्यू ने, क्योंकि जिस किस्म के सवालात कहीं किसी तरफ से उठते हैं वो हमेशा के लिए खामोश होने चाहिए। और मैं तो रिक्वेस्ट ये करूँगा, इसको ओपन हियरिंग होनी चाहिए इन कैमरा, ताकि कल कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो कहीं भी से भी ना उठ सके। अच्छा, अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात के हवाले से वजारत दाखिला ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जो टीम बनाई है तहकीक के लिए, जो कि कीनिया जा चुकी है, उसमें एक डीआईजी पुलिस है, एफआईए के, दूसरे डिप्टी डायरेक्टर जनरल है इंटेलिजेंस ब्यूरो के। तो आपकी बतौर पार्टी के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि तसल्ली है कि ये तहकीकात साफ शफाफ होंगी? देखिए फेडरल गवर्नमेंट के अंदर तो ज़्यादातर क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं जो उनकी कैबिनेट के मेंबर्स हैं, 99%। जिस ब्यूरोक्रेट्स हैं ना जो जा रहे हैं। देखिए एफआईए इस वक्त उनके कंट्रोल में है, आईबी उनके कंट्रोल में है। वो अपनी मर्जी से मनमानी से बंदा भेज दें, वो काफ़ी नहीं है। ये कौन होना चाहिए इंसिडेंट है। जीआईटी में, और कौन होना चाहिए? मैं कहता हूँ कि ऐसे बंदे हों जिसके ऊपर सारे एग्री करें। मिसाल के तौर पे? नहीं, मुझे नाम नहीं पता है, तो खान साहब को पता होंगे नाम, हमारी जो सीनियर क़यादत है उनको पता होंगे। देखें ये ऐसा भयानकनाक कत्ल है कि इसके ऊपर कौम एक टर्निंग पॉइंट पे आ गई है, और ख़ासतौर मीडिया। अगर मीडिया ही अपनी आवाज़ ना उठा सके, अरशद शरीफ की आवाज़ को खामोश किया गया ज़बरदस्ती जानबूझ के। अगर इस चीज़ की सही तहकीक नहीं होगी तो मुझे बताएं, आप सेफ फील करेंगे, मैं सेफ फील करूँगा, कोई और बंदा सेफ फील करेगा? तो इसके ऊपर ईमानदार ऑफिसर्स
जो जिनके ऊपर जिनके नामों पे सब एग्री करें, ताकि आपको भी तसल्ली हो, मुझे भी कल तसल्ली हो कि यार खुदा का शुक्र है। बात ये है ना कि ईमानदार ऑफिसर्स तो चले आप कहते हैं वो ईमानदार हो सकता है, ये दोनों भी ईमानदार ही हों, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि एक FIA में DIG है, दूसरा IB में डिप्टी डायरेक्टर है और फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, और एक तो डायरेक्टली राना सनाउल्लाह के अंडर आते हैं। और राना सनाउल्लाह के हवाले से आप लोग जो बातें करते हैं वो आप लोग बेहतर जानते हैं। दहशतगर्द है हम तो कहते हैं, आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। तो कहने का मकसद ये है कि तहकीकात होती हैं तो आप लोग मानेंगे इस रिपोर्ट को? देखिए वो कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, उसकी मंतकी अंजाम तक वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई, उन लोगों ने क्या क्या देखा, और उसके ऊपर अगर हम कल एतराज़ करते हैं, हुकूमत को चाहिए हमारे एतराज़ात को दूर करे, क्योंकि ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी बन जाएगी कल कि किसी के कंट्रोल में नहीं रहनी, और ये एक पिलर ऑफ द स्टेट को हिट कर रही है डायरेक्टली। मीडिया इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द स्टेट। अगर एक पिलर को हिट कर रही है तो उस पिलर की कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो होने चाहिए ना। शहबाज शरीफ साहब का भी एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप इस पर जवाब दीजिएगा। वो कहते हैं जी, इमरान नियाजी इज़ प्लेइंग ए डेंजरस गेम, ही इज़ यूजिंग ट्रेजिक किलिंग ऑफ अरशद शरीफ फॉर पेटी पॉलिटिक्स and going to the extent of casting aspersions on state institutions. He should be patient and wait for findings of the Judicial Commission instead of resorting to baseless allegations. यानी कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान अरशद शहीद के वाक़े को, उनकी शहादत को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इदारों पर उंगलियां उठा रहे हैं, जो कि गलत है। तो मैं ये कहूँगा कि मकसूद चपरासी का क्या कसूर था, डॉक्टर रिजवान का क्या कसूर था। हम तो कहते हैं कि अचानक जितने विटनेसेस थे, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट था, वो सारे अचानक अल्लाह को प्यारे हुए, और हमें पता है कि इस किस्म की दवाइयाँ मौजूद हैं जो लोगों को इंड्यूस्ड हार्ट अटैक्स देती हैं। तो इमरान खान सियासत नहीं करे? नहीं, इसके अंदर इमरान खान सियासत नहीं करे। आज भी हमारी बात हुई है। देखिए, लेकिन एक सवाल है मेरा, सवाल यह है कि खान साहब बड़े अरसे से कह रहे थे कि मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, मैं फैसला करूंगा, तारीख का बताऊंगा, और लोग इंतज़ार कर रहे थे, कारकुनान भी इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अरशद शरीफ साहब का जब ये वाक़या हुआ है, उसके फ़ौरन बाद अगले ही रोज़ उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया। तो वो इसको जोड़े हैं, जावेद लतीफ़ साहब ने ये बोला है कि इनको अपने लॉन्ग मार्च के लिए एक लाश चाहिए थी, और वो अरशद शरीफ की शक्ल में, दुख होता है ये कहते हुए मुझे, लेकिन ये जावेद लतीफ़ के अल्फाज में आपको कह रहा हूँ कि अरशद शरीफ की इस वाक़े की शहादत की शक्ल में उन्हें मिल गई, और इस वजह से अब वो उसका इस्तेमाल कर रहे अपनी सियासत। एहतशाम, मुझे जिस बात का दुख होता है कि जावेद लतीफ़ है कौन, शहबाज शरीफ है कौन, जो नॉन अक्यूज्ड है, उनको छोड़ दें, वो कौन है? जो बात वो करें उसका जवाब देना नहीं, मुझे। कभी भी नहीं, और हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इमरान खान के ज़हन के किसी कोने में ये बात नहीं है कि कौम इस वक्त अरशद शहीद की शहादत की वजह से जज्बाती है, तो सेंटिमेंट को कैश करो अपने लॉन्ग मार्च के लिए? नहीं, कभी भी ऐसे नहीं हुआ। देखें, हमारी अटक की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई थी आज से कोई 5-6 दिन पहले। तब था कि मैं इंशाल्लाह, अगर अरशद शहीद का वाक़या ना होता तो क्या अभी लॉन्ग मार्च की यही तारीख होती? लॉन्ग मार्च की शायद 1-2 दिन आगे पीछे होती, लेकिन तकरीबन ये होती, क्योंकि उन्होंने बड़े क्लियरली कहा था इस मंथ की एंड पे लॉन्ग मार्च हो। ठीक है, अमीर मुकाम साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। अमीर मुकाम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब के जो शहबाज साहब का ट्वीट है वो गलत है, इमरान खान अपनी सियासत के लिए इस वाक़े का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और अगर ये वाक़या ना भी होता तो भी लॉन्ग मार्च की लगभग यही तारीख होनी थी, क्योंकि खान साहब कह चुके थे पहले से कि अक्टूबर के अंदर ही लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूँगा। मैं हर एक की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हर एक की अपनी राय है। मैं इसमें क्या कर सकता, उसके आखिरी 2-3 अल्फाज में मैंने सुने कि शहबाज शरीफ कौन है, फलां कौन है। कोई भी काबिल अफसोस है कौन है, वो एक रियलिटी है, हकीकत है पाकिस्तान का, और एक मुंतखब वज़ीर आज़म है और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सदर है। वो तो अपनी जगह, और एक उसका एक नाम है काम करने की, और जो उसकी सलाहियत है, इसी कुर्सी पर इमरान खान सर वो जो भी है, मैंने उन्हें भी कहा था कि रहने दें, नहीं करने चाहिए। मैंने उन्हें भी आप जो बात करते हैं, आगे आपने सवाल के जवाब सुने ना, जरा आप भी तहम्मुल करें। जी, आपने ये जो क्वेश्चन मुझसे किया है अरशद शरीफ वाले, मैं ये कहता हूँ ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा, और अभी ये बात के एक अजीब सी बात है, अपने इदारों को अपनी सियासत के लिए इतने तबाह करना और इतना बदनाम करना कि वो वापस ना आ जाए, अपने पूरी कौम को चोर डाकू कह के और पूरी पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में बदनाम करना। अभी ये बात, ये तो एक
اگر کوئی اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، کے خلاف بات کرتا ہے اور اس کو اسی طرح نتیجے کا سامنے ہو، تو عمران خان کم کر رہا ہے. اس نے تو انڈیا نے اتنی باتیں نہیں کی جتنے اس نے کیا. یہ پاکستان میں نام لینا نہیں چاہتا، اور لوگ کم ہیں بغیر ایک ثبوت کے، حقیقت کے اور وہ حقائق عوام کے سامنے لانے. اتنا الزام لگانا، یہ بات اس نے کی کہ عمران خان سیاست کے لیے نہیں. وہ سیاست میں کیا نہیں کرتا؟ حرم شریف میں جا کر لوگوں کو کہا کہ نعرے لگاؤ اور چور چور اور ڈاکو کہ میرا سیاست زندہ رہے. اس کا تو اپنا ایک سوچ فکر، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مگر وہ جو کچھ کر رہا ہے یہ ملک کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے. اپنے ایک ذات کے لیے، اپنے ایک نام کے لیے کہ میں صرف سیاست میں زندہ رہوں اور پاکستان کو جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے، تو یہ ایک قابل افسوس عمل ہے. ابھی وہ کہتے ہیں لانگ مارچ ادھر ادھر. کس مقصد کے لیے لانگ مارچ کر رہے؟ کیوں اسلام آباد میں جا رہے؟ کیوں اسلام آباد پر ہلہ بول رہے؟ کیا آپ کے ساتھ کیا بات ہے؟ کیا دلائل ہے؟ آپ کو تو پچھلے 4 سال میں عوام نے دیکھا کہ کتنی آپ نے محنت کی، کتنے کام کیے، کتنی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے، کتنے کیسز نمٹائے، کتنی محنت اپنے کی ساری قوم کے ساتھ. وہ بات ہے اپنی جگہ. مگر یہ ارشد شریف والا جو ایشو ہے، مجھے اس پر بہت دکھ ہو رہا ہے. ہر ایک کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، عوام کے سامنے لانا چاہیے، مگر اس طرح اپنے لوگوں کو بدنام کرنا، اداروں کو اتنا بدنام کرنا کہ بالکل وہ بیرونی دنیا کے سامنے بھی اور اندرونی پاکستان میں بھی اتنی ذلیل ہو جائے اور اتنے نیچے گر جائے. تو اس کا انڈیویجول کی بات نہیں ہے، ہم کل ہوں گے نہیں ہوں گے، مگر یہ اس کا نقصان پورے ملک کو ملے گا اور پورے قوم کو ملے گا. کیا کہیں گے آپ ان کی بات؟ میں ٹوٹلی امیر مقام صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں. امیر مقام صاحب اپنی پارٹی کی بات کر رہے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں یہ اللہ پاک نے شاید اس شہادت کے ذریعے پاکستان کے اداروں کو بہتری کی طرف جانے کی ایک توفیق بھی عطا فرمائے. اگر یہاں پہ ایک ان بائسڈ انکوائری ہو، یہاں پہ کسی قسم کا شک و شبہ یہ نہ چھوڑیں. ایف آئی اے اپنا نام بنا لے، آئی بی اپنا نام بنا لے، کہ ان کے اوپر یقین نہیں ہے کسی کو. وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت کا ایک آلہ کار ہے اور یہ استعمال ہوئے ہیں، ہر حکومت کے دور میں استعمال ہوئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت آ گیا کہ ابھی ان کو آزاد ہونا چاہیے. ان کی انویسٹیگیشن جو تحقیقات ہیں وہ آزادانہ ہونی چاہیے، اور وہ صرف حکومت کا کام نہ کریں، وہ اسٹیٹ کا کام کریں، وہ ریاست کے لیے کام کریں. یہ جب تک حکومتوں کے لیے کام، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو، ان کے لیے کام کریں گے، چاہے عمران خان کے کہنے پہ کوئی غلط کام کرے تو غلط ہی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ غلط کو میں کیونکہ خان صاحب کریں گے تو صحیح ہے اور نواز شریف اچھا کرے گا تو میں کہوں گا غلط ہے. ہو نہیں سکتا ہے. اندھیرا اندھیرا ہے، روشنی روشنی ہے. یہ جو بات کریں امیر مقام صاحب کہ ان کی صلاحیتیں ہمیں گنوا رہے ہیں، وہ تو ہم نے دیکھ لی ایز اے اسٹیٹسمن، ایز اے پرائم منسٹر ہم نے دیکھ لی جو ان کی صلاحیتیں، وہ تو خدا کا شکر ہے سامنے آ گئے. لیکن ہم ان کے ساتھ ڈس ایگری اس لیے کرتے ہیں جب یہ اپنی من مانی کی، اپنی من مرضی کی نام دے کے بھیجیں گے اور کسی کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کریں گے. کیونکہ یہ قوم کی ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، قوم کا ایک بیٹا، ایک وہ سپوت کہ جو کم از کم آواز اٹھاتا تھا، آواز بھی دبا دی. ان کو اتنا منظور نہیں ہے. میں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جو بھی قاتل ہے. امیر مقام صاحب، کون ذمہ دار ہے ارشد شریف کی شہادت کا؟ اس میں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تو حقائق سامنے آئیں گے اس کی تفتیش کے بعد. یہ بات بھی بخاری صاحب نے بات کی، ہم سب کو یہ بات کرنی چاہیے کہ اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونے چاہیے. اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. جو بھی ایسے ہٹ کر، مگر اس کے اس تحقیقات سے پہلے تو وہ تو عمران خان نے اور اس کے لوگوں نے مہر لگا دی کہ ہمارے ایجنسیوں نے یہ کام کیا، اور وہی جا کر تو رانا ثناء اللہ نے بھی تو وہی بات کی ہے. رانا ثناء اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ بندہ ذمہ دار ہے. رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے حوالے سے بات کی. تو یہ بات ذرا سن لینا، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت زیادتی ہے کہ جب اگر ساتھ کوئی ٹھوس ثبوت ہو تو پھر تو جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا، اگر آپ کو اتنا پتہ ہو، آپ کے ساتھ اتنے شواہد ہو، آپ کے ساتھ اتنے ثبوت ہو، تو پھر تو آپ نے اگر اس کو تو پھر آپ رانا ثناء اللہ کی اس بات تو مناسب نہیں ہے. وہ بات اس سٹیٹمنٹ سے اتفاق نہیں کرتے. میں ویسے دل سے کہتا ہوں، میں آپ اتفاق نہیں کرتے رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ سے؟ جی میں بالکل کہتا ہوں. اگر اس کو یہ سب کچھ معلوم تھا، اس طرح الزام لگانا یہ تو بہت زیادتی ہے. اچھی بات، بہت عجیب سی بات ہے کہ بہت اچھی بات کی امیر مقام صاحب نے. دیکھیے اس کے اندر میں اور واقع ہوا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. وہی اپنے لوگ
पुलिस है, सब कुछ है, और उसका वाकया किस तरह हुआ, और इसकी बगैर किसी तफ्तीश और ब्लाइंडली कह देना कि ये हमारे लोगों ने वही जाकर मारा, ये बहुत ज्यादती है और बहुत नाइंसाफी और मुल्क के अच्छा, साथ। अब मेरा एक ज्यादती और सवाल है, नाइंसाफी। एक सहाफ़ी की हैसियत से मेरा ये सवाल है, क्योंकि इस वक्त आप हुकूमत में हैं तो आप इसे पूछना है। अगर ये हुकूमत में होते तो इनसे पूछता, क्योंकि मैं पहले भी इस हवाले से बात ये कर चुका हुआ हूँ कि सहाफ़ियों की विक्टिमाइजेशन तकरीबन हर दौर में हुई है पाकिस्तान में। और अगर हम बहुत ज़्यादा पीछे ना जाएं तो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से लेकर उसके बाद फिर हमने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की देखी हैं, और आपके दौर में भी, इनके दौर में भी सहाफ़ियों के हवाले से इस तरह के वाक़यात हुए हैं, वो सब जानते हैं। अब आपके दौर में भी सहाफ़ियों की जो विक्टिमाइजेशन हुई है, एक एक सहाफ़ी पे एक दर्जन से ऊपर आप FIR देते हैं। अरशद शरीफ के ऊपर 1 दर्जन से ऊपर FIRs थी। उसके बाद फिर ये भी बात होती है कि वो कौन से ऐसे हालात थे जिनकी वजह से वो पाकिस्तान से जाने पे मजबूर हो गए। तो भाई अगर एक आदमी पे दर्जन से ऊपर आप FIRs दे देंगे और उसके पस मंज़र में ये हो रहा होगा कि बहुत सारे सहाफ़ियों के ऊपर FIRs देकर उनको उठाया जा रहा है, उनको फैंटियाँ लगाई जा रही हैं और वो एक इनसिक्योरिटी का शिकार हैं, तो क्या फिर वो मुल्क से भी बाहर ना जाता? नहीं, बात आपने ठीक की है, और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इस तरह विक्टिमाइजेशन किसी को भी किसी के साथ नहीं कर लेना चाहिए, जो पिछले दौर में तो हम क्यों सबने की फेस आपकी किया। हुकूमत ने फिर उस अमीर मुकाम साहब? विक्टिमाइजेशन ने हमारी हुकूमत में अल्लाह के सारे इस तरह हुए नहीं। पिछले हुकूमतों में देखे किसी को पाउडर डाला गया, किसी को हेरोइन डाला गया, हम नहीं, मैं सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, अभी अरशद शरीफ की बात कर ये लेना सर। सहाफ़ियों की बात भी हम कर देना। किसी सहाफ़ी पर अगर आप उसी दौर इसकी कंपेयर में इसको डिफेंड नहीं करता हो, मगर ये बात करना ये बहुत ज्यादती है कि अरशद शरीफ साहब का जो वाक़या हुआ है मर्डर, और इसको इस तरह डाला किसी की खाते में, क्या सबसे वांटेड ये अरशद शरीफ का तो बहुत कम लोगों ने मैं मर्डर की सुना है बात कि नहीं करता, वो तो उसने एजेंसीज के खिलाफ अमीर बात मुकाम की, साहब। अफला के। इस तरह लोग हैं कि वो तो दिन रात बोलते हैं, तो उसको क्यों नहीं मार दे कि अरशद शरीफ साहब के पास वही गए और अमीर उसको मुकाम मारा। ये बहुत ज्यादती है। अमीर मुकाम This is साहब, very- मैं वो तो चलो तहकीकात होगी, उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन का ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो तहकीकात होंगी तो चीज़ें सामने आएगी, उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करता। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके दौरे हुकूमत में अरशद शरीफ पर 1 दर्जन से ऊपर FIR दर्ज हुई है, और वो आदमी जिसको 2 साल पहले सदर पाकिस्तान सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाज रहे हैं, और उसकी फुटेज चल रही है तकरीबन हर टेलीविजन चैनल पे। 2 साल बाद उस पे बगावत के, गद्दारी के और दीगर इस तरह के इल्जामात के पर्चे दर्ज होते हैं, और वो भी 1 दर्जन से ऊपर। तो इसका जवाब तो PDM की हुकूमत को देना पड़ेगा। इसकी अगर और किसी सब की बता कोई दें बात कितने हो जाए, FIR गलत है, तो अदालतों में जा सकते हैं, अदालत तो उसको गलत डिक्लेयर करेंगे। इस तरह बात नहीं है, मगर इसी तरह लाना ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इस तरह इल्जाम लगाना ये मुल्क के साथ बहुत ज्यादती और जुल्म है, और पूरी पाकिस्तानियों के साथ है। जी देखें कितने अरसे में ये FIRें दर्ज की गई और क्यों दर्ज की गई। देखिए, अरशद शरीफ एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम कर रहे थे, बिहाइंड क्लोज डोर, जो पाकिस्तान की एलीट की करप्शन है, जो पाकिस्तान के बिल्कुल ऊपर के तय के जो लोग हैं उनकी करप्शन के बारे में ये थी। और एक बात ये कही जाती है, एक जो थ्योरी है कि उस डॉक्यूमेंट्री की वजह से उनको कत्ल किया गया। और उसमें तो इमरान खान साहब का शॉट भी है, फवाद बिल्कुल चौधरी है, का शॉट भी है, सबका है, अरशद शरीफ का शॉट भी है। और वो अगर साहब है कि देखिए, मुराद सईद के साथ बैठकर और मुझ पर इतने झूठा प्रोग्राम कर दिया, 1 घंटा पूरा घंटा लग रहा, फिर मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, ये दायर किया, तो वो तो एक और दास्तान है। मगर इस तरह लोग हैं कि खुलकर बोलते हैं सबके खिलाफ, तो उनके साथ क्यों नहीं हुआ? तो इस तरह बात कम अज कम नहीं करनी चाहिए बगैर तहकीक के और रिसर्च के। और ये तो भी नेटफ्लिक्स इसको रिलीज करने वाली भी है, ये तो जो बात सामने आ रही है, और नेटफ्लिक्स मेरे ख्याल बगैर पे वो लाइन तहकीक के डिस्कनेक्ट हो गई है। मतलब कि ये अगर इस तरह की जब बात करते हैं ना, मरीम नवाज साहिबा का भी ट्वीट, वो बाद में जो उन्होंने वैसे डिलीट बड़ा कर अफसोस। दिया, अच्छा किया। और जब इस तरह की बात करते हैं, तो जब आपके दिल में उसके खिलाफ ये है, तो फिर आपसे कौन इंसाफ की तवक्को रखेगा? अब आप हुक्मरान हैं, आपके पास हुकूमत है, इक़्तिदार है, ताकत है, भूल जाओ कि उसने क्या शो किया था आपके बिल्कुल खिलाफ। सही बात है बिल्कुल। अभी आपके सामने एक मकतूल है और उस मकतूल का खानदान है, और आपने उनको इंसाफ दिलाना है। अगर तो आप इस तरह से नहीं सोच सकते तो आप इंसाफ नहीं कर सकते, और आपका फिर हक नहीं रहता, आप उस जगह इंसाफ पे नहीं कर रहता। सकते। बिल्कुल। अगर आपके ज़हन में पहले ही आता है कि अरशद शरीफ ने मेरे खिलाफ ये शो किया था, मेरे खिलाफ ये शो किया था, मेरे किया होगा भाई, और हो सकता है गलत भी किया हो, मैं ये भी कह देता हूं, बिल्कुल चलो हो सकता है। लेकिन भाई आज वो इस दुनिया में नहीं है।
آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے, وہ قتل ہوا ہے, اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس کے قاتلوں کا سراغ لگانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ حکومت وقت ہیں, آپ کے دور حکومت میں اس کے اوپر 12 سے اوپر FIRs ہوئی ہیں, ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے. اب اس کا خاندان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, آپ نے انہیں انصاف دینا ہے. اللہ رب العزت جتنی بڑی ذمہ داری کسی کے کندھوں پر ڈالتا ہے اتنا ہی ظرف بڑا ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی, چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جی میرے خلاف شو ہو گیا تھا, میرے خلاف شو ہو گیا تھا, نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی ٹائم تو نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا. Why do we have such small minds and small hearts? I don't understand. ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنا ہم لوگ اوپر جاتے ہیں اتنا ہمارا دماغ تنگ ہو جاتا ہے, اتنا ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں. جبکہ آپ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, حکومت باپ کی حیثیت رکھتی ہے نا, آپ کو ظرف بڑا کرنا ہے, دل بڑا کرنا ہے, لوگوں کی باتیں سننی ہے, شکایتیں سننی ہے, اور وہ شکایتیں جو زیادہ سنتا ہے وہی رائے راست پہ. معذرت کے ساتھ سر آپ کی حکومت میں بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. I totally agree with you. جہاں جہاں پہ ہم غلط ہیں. دیکھیں اچھا, مجھے آپ کے بارے میں بھی ایک بات سمجھ نہیں آتی, مجھے بتائیے گا پلیز. عمران خان صاحب کی مائنڈ سیٹ ہے کیا؟ مطلب کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے, سول رائٹس اگر وائلیٹ ہو جاتے ہیں, مثال کے طور پہ یہ جتنے بھی واقعات صحافیوں کے ساتھ ہوئے ہیں وہ ان کے دور حکومت میں ہوں تو اٹ از جسٹیفائڈ. اگر وہ اپوزیشن میں تو پھر ہوں تو پھر یہ حق و باطل کے درمیان مار کے اور انصاف کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے. I totally agree with you. I totally agree with you. دیکھیں یہ خان صاحب نے بھی سیکھ لیا کہ غلط ہے, چاہے ہمارے دور حکومت میں بھی ہوا. ابھی ہم لوگ تقریروں میں بیٹھ کے ان کے ساتھ جب پارلیمنٹری پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں یا ہمارے سلیکٹڈ لوگ جا کے MPA مثال اٹک کے چلے گئے, چکوال کے چلے گئے, راجن پور کے چلے گئے, وہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم نے ان غلطیوں کو صحیح کرنا ہے. اینڈ دس از دا رائٹ وے ٹو موو فارورڈ. وائی ڈو وی بلیو یو سر کہ آپ ان غلطیوں کو ٹھیک کر پائیں گے؟ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں, آپ کے اندر جو ایک جوش ہم دیکھتے ہیں, خان صاحب کو اگر ہم دیکھ لیں, وہ جوش ہے, پھر جس طریقے سے آپ لوگ بات کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ 3-4 لوگ ہی ہیں جو حق پر ہے, باقی سارا میڈیا, بہت سارے لوگ اس میں لفافے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. میں اس وقت اوور آل ویسے بات نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈیسائفر واٹ یور مائنڈ سیٹ از. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں ہوں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں 2 ایشوز پہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں میرٹس کے اوپر, کیونکہ مجھے لگتا ہے PTI خان صاحب یہاں پہ ٹھیک ہے, آپ لوگ کہتے ہیں واہ جی بڑی زبردست بات کی ہے اس بندے نے, اچھا اینکر ہے. اگلے ہی دن میں 2 ایشوز پہ اگر تنقید کر جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اس نے لفافہ پکڑ لیا, یہ تو بک گیا, یہ تو ضمیر کا سودا کر چکا ہے, یہ تو وہ صراط مستقیم پہ چلنے والا نہیں ہے. او بھائی آپ لوگ کہاں سے اترے ہو سارے؟ نہیں, بالکل صحیح بولتے ہیں آپ. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہاں پہ, اور میں اگر ہم سے ایسی کوئی غلطی ہوئی تو میں بالکل معافی مانگتا ہوں ایسی چیزوں کی. دیکھیں یہ غلط ہے. I wish کہ there are more people like you in PTI. آپ نے, یہ آپ کا بہت بڑا پن ہے, آپ نے یہ الفاظ دیکھیں ہم لوگ درست ابھی ہو سکتے ہیں جب ہم عدل کر سکیں. دیکھیں میرے نانا رسول پاک کا فرمان ہے, بدبخت ترین وہ انسان, اور میں یہ بتاتا رہتا ہوں, بدبخت ترین وہ انسان ہے جو عدل بیچے. عدل میں اپنے لیے بیچوں, میں خان صاحب کے لیے بیچوں, میں چیف آف دی آرمی اسٹاف کے لیے بیچوں, میں احتشام کے لیے بیچوں, میں کسی کے لیے بیچوں. عدل بیچنا آپ بدبخت ترین انسان, اور جس کو پاک نبی خاتم الانبیاء بدبخت کہہ رہے ہیں اس کی دنیا اور آخرت دونوں غرق ہے. ہم لوگوں کو موت کا تو یاد ہی نہیں رہتا, ہمیں آخرت کے سوال و جواب تو یاد ہی نہیں رہتے. ہم لوگ جب یہاں پہ بیٹھ کے ناانصافیاں کرتے ہیں اپنی ذات کو ہر چیز سے آگے رکھتے ہیں, جبکہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہیومینٹی سب سے اونچی جو درجہ ہے وہ ہمیں ہر مذہب نے یہ سکھایا کہ انسانیت انسانیت انسانیت. ہم اگر انسان ہی نہ بنے اور ہم لوگ کم ظرفی شو کریں تو یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. اب کیا پلان آف ایکشن ہے عمران خان صاحب کا؟ دیکھیں ایک تو لانگ مارچ جمعے کو شروع ہو رہا ہے, انشاءاللہ جمعے کو شروع ہو رہا ہے, اگلے جمعے کو پہنچے گا اسلام آباد, جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد پہنچ رہا ہے. رستے میں چلتے چلتے یہ پہنچے گا وہاں پہ, اور جمعرات کو جب وہاں پہ پہنچے گا تو پورے پاکستان سے جتنے قافلے وہ سارے وہاں پہ پہنچیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہماری طرف سے کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا. ہم قانون کو کہیں بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. ہم سپریم کورٹ کے جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق چلیں گے. جہاں پہ سپریم کورٹ کہے گا ہم وہاں پہ جائیں گے. ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کریں گے کہ ہم کسی کا کنٹینر دھکا مار دیں, ہم کسی کو پکڑ کے وہ ڈنڈا ماریں یا کوئی اسلحہ ہو, قطعاً نہیں. اگر کوئی بولتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, ہماری طرف سے کوئی بولتا ہے تو وہ میں کہوں گا کہ وہ جان بوجھ کے سیبوٹاج کر رہے ہیں. کچھ ایسے نہیں ہوگا. سندھ پولیس کے 1000 اہلکار بلوا لیے ہیں وفاق, 10,000 بلا لیں,
इट डजंट मैटर एनी मोर। उसके अलावा बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास जो नफरी वहाँ पे इस वक्त मौजूद है लॉन्ग मार्च से डील करने के लिए, वो मैं आपसे बल्कि शेयर भी कर लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की कितने गैस शेल्स हैं, कितनी बागी चीज़ें हैं, रबर बुलेट्स, गन्स वगैरह, वो सारा कुछ उन्होंने पूरी लिस्ट है मेरे पास जो उन्होंने तैयारी पकड़ी। एहतशाम, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप में से बदतमीजी नहीं करेंगे, मैं आपके साथ क्यों, मैं पागल हूँ मैं बदतमीजी करूँ? आप में से ऊंची आवाज़ नहीं करेंगे, मैं पागल हूँ ऊंची आवाज़ करूँ? अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के किसी चीज़ को हम ब्रेक नहीं करेंगे तो इनको शेल मारने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर शेल वो मारेंगे तो इसका मतलब है कि वायलेट तो वो कर रहे हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हैं कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहेगी वहाँ जाकर हम एहतजाज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे कहें कि F9 पार्क में बैठे हैं या किसी और जगह पे, रेड जोन में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। रेड जोन तो हमारा टारगेट ही नहीं है। डी चौक में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा वो टारगेट ही नहीं है, हमारा टारगेट नहीं है। अगर इमरान खान को लगा उस वक्त के बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए हैं, जिसके अभी मुझे नहीं पता कितने % चांसेस हैं, लोग वैसे मकबूल तो हैं, लेकिन देखना ये है कि इस बार क्या होता है। 25 मई भी हमें याद है, लेकिन अगर उन्हें लगा कि लोग बहुत बड़ी तादाद में, तो क्या फिर वो अपना फैसला बदल सकते हैं कि अब हमें डी चौक भी जाना चाहिए, रेड जोन भी जाना चाहिए? नहीं, खान साहब ने जो आज हमसे बात की बहुत क्लियर है, बिल्कुल कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है, चाहे तादाद जो भी हो। ये कहा उन्होंने, बिल्कुल क्लियरली कहा कि हमने कानून अपने हाथ में नहीं ले। तो वहाँ पे F9 पार्क में बैठ के अगर धरना देते हैं, हुकूमत चली जाएगी घर, इलेक्शंस का ऐलान कर देगी? वो मोडेलिटीज तो फिर बाद में और भी सामने आएंगे, अभी तक तो हमें जो ये बताया गया वो यही बताया गया, और कानून किसी ने हाथ में नहीं लेना। अगर बड़ी तादाद, आप लोगों का माइंडसेट ये है कि बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में जाके बैठ जाते हैं तो उसके बाद क्या दोबारा कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो सकता है? देखिए, मुज़ाकरात तो एंड गेम तो मुज़ाकरात ही होंगे। हमें ये हुकूमत का, हमें वो टाइम दे इलेक्शन का, हमें बताएं इलेक्शन कब करवाने। और देखिए, ये लोग चाहे हमें इलेक्शन की डेट अगले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद दे दें, चाहे अगले नवंबर में दें, हमें कोई डेट दें, बताएंगा क्या माइंडसेट है, उसके बाद अगली बात हम कर लेंगे। जब आप कहते हैं कि डेट दें, तो आप जनरल इलेक्शंस की डेट मांग रहे हैं। बिल्कुल। और उससे पहले ऑफ कोर्स वो जो केयर टेकर सेटअप वगैरह बनना है, वो भी ऑब्वियसली आएगा, जो 3 महीने का एक है, तो वो आपके जहन में है? बिल्कुल है कि 3 महीने से पहले तो इलेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि आप इनकी मौजूदगी में तो इलेक्शन करवा नहीं सकते। ठीक। और खास और हमारे मुताबिक कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ बाइस्ड है। तो मिसाल के तौर पे अगर दिसंबर में वो आपको डेट देते हैं कि हम इलेक्शंस अनाउंस कर देंगे और केयर टेकर सेटअप दिसंबर में आ जाएगा, तो आप लोगों को देखिए, ये खान साहब का फैसला, ये मेरा नहीं है। मैं आपकी गट फील जानना चाहता हूँ। मतलब गट फीलिंग ये कि अगर ये लोग हमें दिसंबर का कहते हैं कि वो आएगा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आपकी स्नो मेल्ट हो रही होगी, आपकी सर्दियाँ थोड़ी ठंडी, वो स्प्रिंग की तरफ आपका माहौल जा रहा हो, मौसम जा रहा होगा, तो रीजनेबल है। लेकिन आप लोग इन एनी केस चाहते हैं कि इलेक्शंस हों? बिल्कुल। और उसके नताइज अप्रैल से पहले हों? Obviously. I don't know if you've read between the lines, but I think कि आप लोग चाहते हैं कि नवंबर और अप्रैल के दरमियान में जनरल इलेक्शंस हो जाए। बिल्कुल हो जाए। Is that correct? बिल्कुल सही। April is the deadline? It should be it is the deadline. And yes. why is it so? नहीं, because we feel, हम तो ये कहते हैं कि ये लोग एक, obviously हम कहते हैं साजिश के और मुदाखलत के जरिए आए, जिस तरीके से जो कुछ किया गया वो कड़ी से कड़ी को जोड़े ना, तो नज़र आता है कि जानबूझ के सब कुछ किया गया और करवाया गया। और इस टाइम पे जिस तरीके से अमेरिकन नाराज़ हैं, और किस बात में नाराज़ हैं, ये मौजूदा हुकूमत अहम तैनातियां करती है, तो उस पर आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं होता? देखिए, अहम तैनातियों, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है। बिल्कुल, वो देखिए, अहम तैनातियाँ जो भी करती हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना, तैनाती इस तरीके से करें कि किसी को एतराज़ ना हो। तो सर वो उनका डिस्क्रेशन है, वो फिर आखिर में जो करेंगे तो वो करेंगे। अभी तो पहले ये भी देखना है कि एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज टू, वो देखें, वो तो अभी एहतशाम भाई ये भी देखना है तैनाती करने के ये काबिल भी होंगे कि नहीं होंगे, ये करने की जरूरत भी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हक है, इस्तेकाक है, इस्तेकाक है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।